अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं बनाऊंगी आप सबके साथ मिलिए गाजर का हलवा। तो सबसे पहले मैंने ले ली है 5 किलो गाजर और उनके मैंने पीलिंग कर ली थी और अच्छे से वॉश करके रख लिया था। अब ये मैं ले लिया था अपना फूड प्रोसेसर। इसका बहुत अच्छा से एक सिस्टम होता है कि आप इस तरह से कर्ड्स को वन बाय वन डालते हैं और वो कद्दूकस रहती है, क्योंकि हाथ से जो कद्दूकस करते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बंदा थक भी जाता है। तो ये टाइम सेविंग भी होता है, बहुत ईजी भी होता है। तो 5 किलो गाजरों में तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं। यहाँ पे जब गाजरें सारी कद्दूकस हो चुकी तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई में ले लिया थे इनको और जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे इनका जो अपना मॉइस्चर होता है उसको सारा मैंने ड्राई कर लिया था। जब अच्छे से इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया था और कोई पानी नहीं रहा था तो मैंने इसमें ऑल पर्पस मिल्क ले लिया था। ये तकरीबन 1.5 लीटर था। तो आप चाहें तो इसे कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, क्योंकि गाजरें जो है अब काफ़ी ड्राई हो गई थी तो इन काफ़ी कम रह गई थी। लेकिन 2 किलो के करीब अब ये गाजरें रह गई थी, क्योंकि इनकी छिलके वगैरह उतार के और पीछे से जो इनकी डंडियाँ वगैरह होती हैं वो सारी उतार के ना गाजरें कम ही बचती हैं, 5 किलो नहीं रहती हैं। तो मिल्क देखिए अब काफ़ी सारा है, सारी कैरेट्स हमारी इसमें डूब चुकी हैं। तो अब इनको पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। बस बीच बीच में चमचा हिलाते रहना है कि जो सरफेस पे है ना वो आपकी गाजरें जो उनसे चिपक ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो इनका मिल्क था वो ड्राई हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे शुगर टू टेस्ट ही आप ऐड कर लें। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ़ kg के करीब शुगर ऐड की थी और इससे ये अच्छा खासा मीठा हो गया था। बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद होता इस वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पे देसी घी डाल लिया था, थोड़ा सा मैंने मेल्ट करके डाला था और बाकी का मैंने एज इट इज़ डाल दिया था। आप चाहें तो नॉर्मल जो घी होता है ना घर में वो भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब ही डाला था, बट ये कि हाफ़ कप जो है वो मेल्ट होके ज़्यादा हो जाता है। फिर घी डालने के बाद इसकी कर ली थी अच्छे से भुनाई। हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें आप इलायचियाँ भी डाल सकते हैं। मैंने इलायची पाउडर ऐड किया था बट वो यहाँ पे स्किप हो गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाजर का हलवा है ना वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहीं पे ये तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया होता है। बट ये कि आप जितना अच्छा इसे कुक करते हैं ना उतना अच्छा इसका टेस्ट इन्हांस होता है। उसका कलर भी देख सकते हैं कि आप काफ़ी डिफरेंट हो गया। इसमें कोई भी मॉइस्चर बाकी नहीं रहा था, बस घी ही था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था खोया कैसे ऐड करते हैं, अगर आप चाहें तो एज इट इज़ भी ऐड कर सकते हैं और चाहें तो देसी घी के साथ में ऐड करके डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स डाल लिए थे। ड्राई फ्रूट्स में या नट्स में आप जो भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। लोग मूंगफली भी डालते हैं, काजू बादाम सब डाल सकते हैं, अखरोट भी डालते हैं, बट मेरे मोस्ट फेवरेट है ये कोकोनट और साथ में बादाम। तो बादामों को मैंने काट लिया था और कोकोनट को भी पतला पतला काट लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खोया डालने के बाद इसके लोग खोया में 2 तरीके से डालते हैं, एक इस तरह से डाल देती हूँ, दूसरा जो तरीका है वो मैं आप नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकेंगे। तो यहाँ पे जब खोया डाला था तो इसको बहुत ज़्यादा चलाना था, मैंने थोड़ा बहुत चला लिया था ताकि खोया जो है वो बिल्कुल ख़त्म भी ना हो, मेल्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी इस वजह से। तो आप चाहें तो इसको एज ए सर्व कर सकते हैं और अगर चाहें तो दूसरी तरह से अच्छे से गार्निश भी कर सकते हैं खोए के साथ। तो यहाँ पे देखिए खोया ना ऑलमोस्ट गायब ही हो गया था, तो मैंने कहा चलें इसको दोबारा से हम गार्निश कर लेते हैं खोए के साथ। तो एक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया था, 1 टेबलस्पून के करीब घी, उसको मेल्ट किया। उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब खोया ऐड कर लिया था। तो जब खोया मेल्ट होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। फिर मैंने एक सर्विंग डिश ले थी, उसमें थोड़ा सा हलवा डाला और उसके ऊपर मैंने जो गरम गरम खोया था ना हमारा ये ऐड कर दिया था। तो यह है जी हमारे गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक। तो हलवा तो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया। तो आपसे बताइए कि आप सब में से किस किस को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर अब रमज़ान की भी तैयारियां शुरू हो गई, तब बताइए कि आपने रमज़ान के लिए क्या क्या तैयारियां शुरू की हैं। तो मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँ कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। तो वैसे मैं ना बैठे बैठे सोच रही थी कि एक औरत की ज़िंदगी में कितनी मुश्किल होती है, कितने सारे रिश्तों को एक अकेली औरत जो है ऐसे संभाल के चलती है। सबसे पहले जब वो पैदा होती है तो किसी की बेटी होती है, किसी की बहन होती है और फिर जैसे जैसे ज़िंदगी के मराहिल से वो गुजरती है तो रिश्ते बढ़ते चले जाते हैं। और ये कि हर एक रिश्ता जो सा है ना उसे अच्छे से निभाना बस एक औरत ही जानती है। मैं ये नहीं कहती कि हमारे रिश्ते निभाना नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं, मगर जो औरत होती है अगर वो बड़ी बहन होती है तो उसके हर काम में ममता झलक रही होती है, क्योंकि बड़ी बहन माँ का रूप भी होती है। मैं खुद चूँकि बड़ी बहन हूँ तो इससे मैं ये फ़ील करती हूँ कि जितना मुझे दर्द होता है अपने छोटे बहन भाइयों का, शायद माँ को भी उतना होता होगा। फिर जब वो एक बीवी बन जाती है या एक बहू बन जाती है तो उसकी लाइफ कम्प्लीटली जो है डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के घर होते हैं, जो अपने सिबलिंग्स के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं ना, उनका आपको अप्रिसिएशन मिलता है। और एक होता है ना जब आपको ग्रेटिट्यूड मिलता है तो आपको सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहती कि ससुराल में आपको
ग्रेटिट्यूड नहीं मिलता है, बट हर रिश्ते का ना अपना एक मयार होता है। तो बट जब आप एक बहू बन जाते हैं ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी बेटी की ज़िंदगी से काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी मुख्तलिफ भी हो जाती है। हो सकता है कि बाज़ घरों में ऐसा ना होता हो, बट मोस्टली घरों में ऐसा ही होता है। बेटी के लिए जहाँ पे हर जगह होता है ना कि आपने एक काम करना है, तो अगर आप नहीं भी करेंगे तो चल जाता है, बट ससुराल में ऐसा होता है कि आपके हालात जैसे भी हों, आपकी जिस मर्ज़ी कैफियत से गुजरे हो, आपके ज़िम्मे जो काम है वो आपने हर हाल में करने हैं, उसकी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होती है। तो बस बेटी बेटी होती है और बहू बहू होती है। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मेरे ना ध्यान से चीज़ें गुजर रही थी, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं कि लोग किस किस परेशानी से, किस किस मुश्किल से गुजरते हैं। कहीं पे अगर बेटियां बहुत मजबूर है तो कहीं बहुएं भी बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, और कहीं पे माएँ बेचारी अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं, और ऐसे इंसानों के साथ भी ज़िंदगी गुजार रही होती हैं जिनके साथ वो रहना भी नहीं चाहती हैं, बट बच्चों के लिए चुप हो जाती हैं। बाज़ बेटियां अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए, माँ बाप के लिए खामोश रहती हैं और ससुराल की चक्की में पिसती चली जाती हैं। बाज़ ससुराल बहुत अच्छे होते हैं मोस्टली। अगर देखा जाए तो अगर हम इस्लाम को फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बट चूँकि आजकल मीडिया का दौर है तो हर घर में आप देखें कहीं ना कहीं मुश्किलात, हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हर किस्म की आजमाइशें हैं। कुछ लोगों को हसद खा जाता है, तो बाज़ जगहों पे जो सा है वो जो हिर्स होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। हर तरफ महंगाई होती है, हर बंदे को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए और अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत सी सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ती हैं। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि गुर्बत का तो नामो निशान नहीं होता, बट वहाँ पे सुकून भी नहीं होता है। तो बस हर तरफ जो है ना नफसा नफसी का ही आलम है। तो हमेशा एक दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अगर ये ज़िंदगी दी है आपने तो इसे हमारे लिए आसान बनाइएगा। ये ना हो कि हम ज़िंदगी संवारते रह जाए और हमें आखिरत की याद ना रहे, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम रोज़मर्रा के कामों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि एक न एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, और जब चले ही जाना है तो फिर हमें अगली दुनिया का सामान करना चाहिए। बट आजकल हम इतने मसरूफ़ हो गए अपनी ज़िंदगियों में कि हमें ये होश ही नहीं रहती है कि हमने अपने लिए भी कुछ करना है, अपने अगले जहान के लिए कुछ करना है, अपनी अगली आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी, अपनी ज़िंदगी तो बाद में शुरू होगी ना। तो बस अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ हमेशा कि अल्लाह हमें अब ख़ुद को खुश करने और राज़ी करने के काबिल बना दे, क्योंकि हम दुनिया में ना दुनियादारी के कामों में इतने मशगूल होते चले जा रहे हैं। एक इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, हालांकि ये दुनिया वाले कभी किसी से खुश नहीं होते। आप अपना आप बेच के रख देंगे, आप अपने जिस्म के खून का हर एक कतरा भी अगर दे देंगे ना तो लोग खुश नहीं होंगे, क्योंकि लोग खुश हो ही नहीं सकते। तो बस कोशिश करें कि लोगों को खुश करने के बजाय आप अल्लाह को खुश करें, अल्लाह को राज़ी करें। अपनी नमाज का ख्याल रखें, अपने रोज़ों का ख्याल रखें, अपनी इबादतों का ख्याल रखें। अगर आप तहज्जुद गुज़ार नहीं भी बन सकते तो कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ें ज़रूर पढ़ा करें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो सके। और अपने बच्चों की तरबियत पे भी ज़्यादा ध्यान दे दिया करें, क्योंकि मैं पर्सनली देखती हूँ जो मेरे साथ हो रहा होता है, जो मेरी लाइफ में मैं फेस करती हूँ, कि जब हम घर के बाकी काम कर रहे होते हैं ना तो हम अपने बच्चों को निगलेक्ट कर देते हैं, और बस नमाज़ें भी हमारी अफरा तफरी में भागम भाग में ही पड़ी जा रही होती हैं। तो बस कोशिश किया करें कि सब कुछ एक साथ मेंटेन कर सकें। तो खैर आज की बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, और अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे भी, मेरी फैमिली को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।